हेलो एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। फिर से स्वागत है आपका क्रेजी जीएस जी के क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड, जो पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्रैगन, डिस्कवरी, कोलंबिया, चैलेंजर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। क्योंकि फ्रेंड इसमें क्या हुआ था, उस समय तकनीकी समस्या आ गई थी, उसकी वजह से 9 महीने तक जो है वो लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे फंसे हुए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकविन को किसकी खोज के लिए दिया गया था? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए या माइक्रो आरएनए? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड? माइक्रो आरएनए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसे प्रदान किया गया? तो आपको याद रखना है फ्रेंड, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अमन सहरावत। ऑप्शंस बी जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? कौन सा था? कबड्डी विश्व कप। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का क्या नाम था? तो आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रयान। ठीक, जो 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को ले जाने में सक्षम था। ठीक है, प्रथम मानव युक्त डीप ओशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो फ्रेंड याद रखिए, ये होगा ग्लासगो। ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड का एक शहर है, वहाँ पे होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो फ्रेंड आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक्वारेजिया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? फ्रेंड एक्वारेजिया जो होता है कॉन्सेंट्रेट HCl और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, यानी फर्स्ट ऑप्शन से सही हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, 3 पार्ट जो है HCl लेते हैं और 1 पार्ट जो है HNO3 लेते हैं। और फ्रेंड ये जो इतना ज़्यादा ये मिश्रण खतरनाक होता है, कोई भी जो है मेटल, यहाँ तक कि जो है गोल्ड रहे, प्लेटिनम रहे, सबको जो है डिजॉल्व कर लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 मीटर में इतना नैनोमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है फ्रेंड, इसी में और याद कर लीजिए, 1 मीटर में 10⁻10 जो है एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरह से भी याद रख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? दीप्त पिंड मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है चंद्रमा, सूर्य, विद्युत लैंप, मोमबत्ती की ज्वाला। दीप्त पिंड मतलब जो स्वयं से प्रकाशित होता है। स्वयं से प्रकाशित जो है चंद्रमा जो है नहीं होता है, क्योंकि ये सूर्य की लाइट से जो है चमकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। जो अगला क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण का कौन सा प्रकार है? कार की हेडलाइट में कौन सा किया जाता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 1 पारसेक। ठीक है, उसको बोलते हैं पारसेक। पारसेक भी एक प्रकार का दूरी का मात्रक है। और 1 पारसेक में कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर भी जो है दूरी का मात्रक होता है। ठीक, तो याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों वसा तेल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, वनस्पति वसा, फाइटोस्ट्रॉल बिल्कुल सही,
पशु वसा, कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल सही। सरसों का तेल स्नेहक नहीं, इसकी जगह जो है पेट्रोलियम जेली का यूज किया जाता है। खनिज तेल, पेट्रोलियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड बंदरगाह है? ठीक है, लैंड लॉक्ड हार्बर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। क्योंकि फ्रेंड जो विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है ये 3 तरफ से जो है भूमि से घिरा हुआ है, सिर्फ एक तरफ समुद्र है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी। फ्रेंड वैसे भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का था, लेकिन दिल्ली तो ऑप्शंस में दिया नहीं है। तो दिल्ली के बाद केंद्र शासित अगला कौन सा हो जाएगा? दादरा और नगर हवेली। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जानकारी के लिए बता दूं, जो दिल्ली का है वो जनसंख्या घनत्व वो होता है 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना घनत्व होता है। जबकि दादरा और नगर हवेली में कितना है वो आपको याद रखना है, 700 व्यक्ति। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बुंदेलखंड। ठीक, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राणा, प्राणा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्राणा पोर्टल का क्या उपयोग है? ठीक है, तो प्राणा का पहले पूरा नाम समझ लीजिए। प्राणा मतलब क्या होता है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? फिर से याद रख लीजिए, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो किसके लिए बनाया गया था? ये हुआ था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, यानी नेशनल क्लीन एरिया प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसके लिए था। ठीक, तो आंसर ए जो है सही हो जाएगा। जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करते हैं? अधिपादत, लाइकेन, घास स्थल, वन। तो वन आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो यहाँ पे अगर इसका घनत्व देखेंगे तो कितना है? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। चलिए, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? उनका नाम क्या है? लिंडमैन। ठीक, इन्होंने कहा था एक जो पिरामिड होता है इस तरह का होता है। ठीक, इसमें स्टेज होते हैं डिफरेंट। तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज, मतलब पहले क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% जो है वो हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार यानी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूरीथर्मल। और एक जो निश्चित मतलब नैरो रेंज जो रहते हैं, ये वाइड रेंज के लिए होगा यूरीथर्मल। अगर नैरो रेंज जो स्पेसिफिक होते हैं उसको बोलते हैं स्टेनोथर्मल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, माउंट बेंटन योजना। ठीक है, सबसे पहले इसमें इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो है जब ईयर याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कैबिनेट मिशन ये कब हुआ था? मार्च 1946। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। माउंट बेंटन योजना ये कब हुआ था? जून 1947। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, ये बिल्कुल सही है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये फ्रेंड गलत है। ठीक है, कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। याद रखिए फ्रेंड, एनी बेसेंट। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट क्या कहते हैं, केवल वन, यानी बी ऑप्शन वो जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। बिल्कुल गलत, क्योंकि फ्रेंड ये जो है घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, जो आजीविक संप्रदाय के लोग थे घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। चलिए, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा। फ्रेंड मौर्य युग में नहीं, ये जो है महावीर और बुद्ध के समकालीन उस समय जो है इनका मान ज़्यादा था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, यानी न तो ऑप्शन सेकंड सही है न तो फर्स्ट सही है, तो यानी जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कितने बिट्स का होता है? आपको याद रखना है कितना बिट्स का होता है, 48, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 48 बिट्स होता है, जिसमें 12 हेक्साडेसिमल अंकों के रूप में दर्शाया जाता है। कितने डेसिमल में? 12 हेक्साडेसिमल में। ठीक है, यह एक प्रकार का हार्डवेयर या भौतिक पता होता है जो NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को विशिष्ट रूप से पहचानता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या राजा को पकड़ लिया था? किसने? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राज प्रथम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1576 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब फ्रेंड आपके दिमाग में आता होगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, इसमें जीता कौन था? तो फ्रेंड इसका जो है इसमें कोई भी नहीं जीता था, यानी युद्ध जो है निर्णायक नहीं हुआ। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसमें जो है किसकी जीत हुई थी, अकबर की जीत हो गई थी, लेकिन इसमें अनिर्णायक माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिन की उपाधियां धारण की थी? बलबन, नसीरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा इसका आंसर, अलाउद्दीन खिलजी को जो है यामिन उल खिलाफत, इसका मतलब समझते हैं फ्रेंड, इसका मतलब खलीफा का दाहिना हाथ, इसका मतलब होता है यामिन उल खिलाफत का मतलब। और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन, इसका अर्थ क्या होता है, विश्वास योग्य, जो कमांडर का जो है सहायक रहेगा। ठीक, इसका है। इसके अलावा इनको सिकंदर ए सानी का भी जो है दूसरा सिकंदर जिसको बोलते हैं उसकी भी उपाधि दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश द्वारा जो है अमरावती का भव्य स्तूप का निर्माण कराया गया था। ठीक है, कब कराया गया था? ये अशोक के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। ठीक है, जो मौर्य काल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स तो है ही, यूनिक्स भी आपने सुना होगा, विंडोज़ भी आपने सुना होगा, लेकिन फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये नहीं है। तो यही सही, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या हो गया, MS ऑफिस होता है। ठीक है, इसमें जो है वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में क्या है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है ग्लूकोज शर्करा है, जो कि शीघ्र ही स्टार्च में बदल जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, स्टार्च में बदल दिया जाता है और यही जो है उसमें संश्लेषित हो जाती है। तो यानी जो है इसका दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे सिरका, सिरका क्या है? एसिटिक एसिड, सिंपल सा, सिरका को एसिटिक एसिड यानी थर्ड हो गया। इमली में कौन सा होता है? इमली में जो है टार्ट्रिक एसिड होता है। और दही है तो दही में जो है लैक्टिक एसिड होता है। और बिच्छू बूटी का जो डंक होता है उसमें मेथनोइक एसिड होता है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? पौधों में कलम लगाना, बिना मिट्टी के पौधे उगाना, सब्जियों का अध्ययन, मृदा संरक्षण। तो क्या होगा? बिना मिट्टी का पौधा उगाना, मतलब इसको जो है पानी में उगाया जाता है, स्पेशली सिर्फ पानी, और उसमें जो है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसमें डाल दिया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, बिल्कुल सही, सबसे अधिक जनसंख्या वहाँ पे अमेरिकी देशों में ब्राज़ील। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, नहीं, एशिया महाद्वीप नहीं, इसकी जगह क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका जो महाद्वीप होता है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका विश्व, अगला जो सेंटेंस है, अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है, बिल्कुल नहीं, अफ्रीका नहीं है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? एशिया महाद्वीप। जो एशिया महाद्वीप होता है वो सर्वाधिक सघन है, एशिया महाद्वीप। उसके बाद यूरोप होता है, फिर जो है जाके अफ्रीका होता है। ठीक है, मतलब अफ्रीका तीसरे नंबर पे, सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन, ये जो सेंटेंस है वो फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? कौन सा एक तस्मानिया? तो इसमें जो है आपको याद रखना पड़ेगा बास जल संधि। कौन सा? बास जल संधि, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुलोमित है? आपको याद रखना है रबड़। रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? मलेशिया में, बिल्कुल सही। कोकोआ, कोको नाइजीरिया की, बिल्कुल सही। चाय सबसे ज़्यादा होता है श्रीलंका में, बिल्कुल सही। कहवा उज्बेकिस्तान, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है यही सुलोमित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। तो फ्रेंड जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज़्यादा कहवा जो है वो ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है? ब्राज़ील में, ब्राज़ील हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे। और फ्रेंड जो उज्बेकिस्तान है ये जो फेमस होता है कपास के लिए। किसके लिए? कपास और गेहूं के उत्पाद के लिए यहाँ पे होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? ठीक, निर्यात में सर्वाधिक है इंजीनियरिंग के सामान में। चलिए वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो 2007 का, 2006 का, 2008 का, 2009 का। फ्रेंड 2036 अगर देखेंगे तो लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर। लीप ईयर मतलब ये जो है 4 से डिवाइड हो जा रहा है। इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 502। ठीक, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और लीप ईयर फ्रेंड रिपीट होता है 28 साल बाद या तो जो है 56 साल बाद। तो इसमें से देख लीजिए, सबसे पहले लीप ईयर ही होना चाहिए, तो लीप ईयर से देखेंगे तो इसमें लीप ईयर एक ही बच रहा है, यानी 2008 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर कन्फ्यूजन हो तो उसमें 28 56 का देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इधर कुछ क्वेश्चन उसके दिए गए हैं रीजनिंग के, उसको मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा, अभी जो है जीके जीएस का क्वेश्चन सिर्फ मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर है इक्ता। इक्ता मतलब क्या होता है? इक्ता, इसका मतलब होता है भू राजस्व। ठीक, इक्ता मतलब भू राजस्व, क्योंकि इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार होते हैं वो भूमि से कर वसूलते थे, इसलिए वो इक्ता को भू राजस्व से संबंधित है। अगला क्या है? महरौसा। महरौसा मतलब क्या होता है? संरक्षित, यानी ऑप्शन 4। इसके बाद खालिसा। खालिसा क्या होता है? यह वह भूमि रहती है जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में होती थी, मतलब राज्य प्रशासन के अधीन भूमि को खालिसा बोलते थे, यानी इसका सेकंड हो जाएगा। सिख। सिख मतलब एक जो है सल्तनत काल में एक बड़ी प्रशासनिक इकाई या क्षेत्र था, ठीक है, बड़ी इकाई यानी एक भाग, तो ऑप्शन फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही बताना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मतलब कि पढ़ते हैं इसको। महाराज ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। फ्रेंड हुआ क्या था, लाहौर की संधि सबसे पहले समझ लीजिए। लाहौर की संधि की वजह से क्या होता है, जो आंग्ल और सिख युद्ध को जो है वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसके लिए जो है अंग्रेजों ने सिख पर जो है बहुत कठोर शर्त लगाई। उसमें पहला शर्त ये था कि महाराजा उस समय थे दिलीप सिंह, ठीक, सतलुज के दक्षिण में स्थित सभी क्षेत्रों पर अपने दावे छोड़ देंगे। तो पहला महाराजा कौन थे, दिलीप सिंह ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए, ये भी सही है। सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्ग महाराजा ने अपने अधिकार कंपनी, उस समय कंपनी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से सौंप दिए थे, बिल्कुल सही। इसके बाद अंग्रेजी सेना अब सिख राज में नहीं गुजर सकती थी, बिल्कुल गलत। फ्रेंड क्या होगा, यदि ब्रिटिश सरकार को, यानी जो अंग्रेजों की सरकार थी, कभी भी अपने या अपने सहयोगी के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सिख क्षेत्रों से होकर अगर सेना ले जाने की आवश्यकता महसूस होती है तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति थी। तो यानी अंग्रेजी सेना सिख राज्यों में गुजर सकती थी। तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो आपको याद रहना चाहिए, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, अगस्त 1940, अगस्त 1940, ठीक। क्रिप्स मिशन कब हुआ था, मार्च 1942। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, जून 1945। कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ था, मार्च 1946। तो फ्रेंड देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, सही कालानुक्रम यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास या इसमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? फ्रेंड ये होता है अनुच्छेद 16 में, लेकिन फ्रेंड इसमें 16 अनुच्छेद 2 दिए गए हैं, तो 16 में भी वो जो है अनुच्छेद 16(2) ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि फ्रेंड अनुच्छेद 15 में क्या हो जाएगा, ये सिर्फ बताते हैं धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर समान भेदभाव पर प्रतिबंध लगाती है। 17 क्या होता है, ठीक है, 17 अनुच्छेद क्या करते हैं, अस्पृश्यता का अंत करती है, ठीक है, अनुच्छेद 17। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो किस भाग में, आपको भाग का नाम याद रखना है, किसमें, भाग 15 में, भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर। जीवी मतलब क्या होता है, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। इन्होंने कब से शुरू किया था, 15 मई 1952 से, 15 मई 1952 से लेके जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक ये जो है प्रथम अध्यक्ष थे। तो मृत्यु कब हुई थी, 27 फरवरी 1956 तक, ठीक, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको भी मौलिक आधार और अनुच्छेद को मैच करना है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, नहीं ये गलत हो गया, और यही पूछ भी रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार फ्रेंड जो है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद है 25 से 28, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो इधर दे रहे हैं अनुच्छेद 23 से 24, ये किसके लिए होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24। और बाकी सब सही है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19-22 है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में मिला? तो फ्रेंड उसमें 4 लोगों को मिला था, ठीक है, आपको याद रखना 2024 में 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 4 में कौन कौन से थे? सबसे पहले जो है डी मुकेश थे, शतरंज में मिला था। हरमनप्रीत किस में मिला था? हॉकी में मिला था। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में मिला था। किस में मिला था? पैरा एथलेटिक्स में। और मनु भाकर थे, किसमें? निशानेबाज में मिला था। मतलब 4 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? इसमें जो है चारों में एक दिया है डी मुकेश शतरंज के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने लोगों को? 7 लोगों को, ठीक है फ्रेंड। 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। फ्रेंड जो 2025 में अगर देखा जाए, ठीक है, मैं इधर ले लेता हूँ, 2025 में जो है 139 पद पुरस्कार हुए थे। कितने? 139 पद पुरस्कार किए थे। और पद पुरस्कार कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ठीक। तो उसमें ये क्या है? पद्मश्री था, पद्मभूषण था और पद्म विभूषण, ये 3 तरह का है, ठीक है। अब 139 की घोषणा की गई, 139 पद पुरस्कार। तो पद्मश्री कितने को मिला? 113 को, ठीक। पद्मभूषण कितने को मिला? 19 को। और पद्म विभूषण कितने को मिला? 7 लोगों को। जब जोड़ेंगे तो 139 पुरस्कार आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास कार्य में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? बताइए, किसकी भूमिका के लिए? पेंटियम चिप, इसीलिए इनको फादर ऑफ पेंटियम चिप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 2025 में इनको जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित विनोद धाम को पेंटियम चिप के विकास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की थी? जल्दी बताइए। इसका नाम क्या था? मिशन लाइफ। तो लाइफ का इस जो स्पेलिंग रहेगा फ्रेंड, LIFE, ठीक। LI मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक। जलवायु के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, ठीक। जिससे भारत ऐसा करने वाला कितने नंबर का देश बन गया? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे नंबर का। कौन से देश है? चौथा नंबर का देश बन गया कि जो है चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करी। लेकिन फ्रेंड इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला चंद्रयान 3 सबसे, मतलब कि भारत का जो चंद्रयान 3 है पहला देश है, ठीक है। भारत जो है पहला देश है जो मून के सॉफ्ट कह रहे हैं साउथ पोल पे जो है लैंड करने वाला पहला है। जबकि अगर चंद्रमा पे देखा जाए तो चौथा है। तो इसमें चौथा है तो चौथे नंबर पे तो भारत हो गया, लेकिन पहला दूसरा तीसरा कौन है? पहला जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA है, फिर जो है पूर्व सोवियत संघ ये है, इसके बाद चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है, ठीक। चलिए
अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों में संपन्न करवाए गए। ये तो फ्रेंड जनरल नॉलेज है, ठीक है। तो उस समय जब हुआ था 2024 वाला, तो उसमें जो है 7 चरण में हुए थे। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो है करंट अफेयर्स का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाल्टा सेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया। जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया, 2 अक्टूबर 2024 को ही। चलिए जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को मिलाना, जीवमंडल यानी इधर बायोस्फीयर का नाम दिया गया है, इधर जो है राज्य बताया गया है। तो मानस, मानस कहाँ पे है, आसाम में है। आपको याद रखना मानस जो है बायोस्फीयर ये आसाम स्टेट में है। सिमिलीपाल, सिमिलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में। अगस्तमलाई, अगस्तमलाई कहाँ पे है, केरल में। नोकरेक, नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ई का 4 और बी का 3, यानी ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित युग में कोयला क्षेत्र का नाम में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश सिंगरैली नहीं, ये गलत है। तो यानी ये गलत है, यानी यही सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तालचर, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो सिंगरैनी है ये कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में स्थित है। जो सिंगरैनी है कोयला क्षेत्र ये तेलंगाना में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय बिल्कुल सही। विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताश्रय ये भी सही। कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। कोलकाता जो है भारत का सबसे गहरा पोताश्रय नहीं है, यह जो है एक प्रकार सा रिवराइन है, नदी बंदरगाह है। ठीक है, नदी बंदरगाह यानी रिवराइन टाइप का है। अब चेन्नई जो है आर्टिफिशियल, चेन्नई जो है वो आर्टिफिशियल तो है ही। विशाखापत्तनम जो है सबसे बड़ा जो है वो माना जाता है उसको। और तुतीकोरिन जो रहता है ये मत्स्य पोत्सार है, यहाँ से जो है मछली उछली का फिशिंग हार्बर किया जाता है। ठीक, तो ये भी सही है, यानी कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे है, वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कितना था। तो आपको याद रखना फ्रेंड 35.0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था। ठीक है, 2023-24 में, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई, जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी स्टेब्लिश इन कब किया गया था, 2005 में। तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 जून 2001 में जो है किसान मित्र योजना स्टार्ट की गई। इस योजना के तहत क्या होता है, पंचायत स्तर पे जो है किसान मित्र नियुक्त किए गए थे। इसकी वजह से क्या हो जाए, ताकि किसानों को जो भी आधुनिक कृषि तकनीकी और सरकारी योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन मिलता रहता था। ठीक है, तो 18 जून 2001 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको याद रखना है गन्ना, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट वो है माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है। इसमें फ्रेंड जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका पुनरुद्धार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया था। नीचे दी गई आकृतियों पर विचार कीजिए, इसमें इससे क्या संबंध है वही बताना। 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24, इसी तरह 3 दूनी 6, ठीक, और 6 छक 36, ठीक, इसी आधार पे है। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा थी? तो फ्रेंड इसमें पूछा केंद्र शासित में, वैसे अगर पूछा जाए तो केरला की है, लेकिन अगर केंद्र शासित पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो है सबसे ज़्यादा थी, कितना था? 98.85%। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किसका नाम एलामाला है? किसका नाम? गारो पहाड़िया, कार्डामम पहाड़िया, अन्नामलाई पहाड़िया, सेवराय पहाड़िया। तो इसको कहते हैं कार्डामम पहाड़िया को जो है उसको एलामाला भी बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी का घाट का हिस्सा है जो मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। कार्डामम पहाड़ियों को एलामाला बोलते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों ब्रिज क्षेत्रों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। सागौन भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग, बिल्कुल सही। सुंदरी सुंदरवन डेल्टा, बिल्कुल सही। देवदार नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये गलत हो गया। देवदार जो होता है वो पश्चिमी हिमालय, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उन सब के लिए है। ठीक है, अब आ जाइए साल, ये तो सही है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? स्थानीय तूफान है कहाँ पे? बंगाल और असम में, और जिससे चाय और चावल की खेती के लिए लाभदायक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वेस्टर्स। नॉर्वेस्टर्स जो है बंगाल और असम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है चाय और चावल खेती के लिए। क्योंकि फ्रेंड होता क्या है, जो बंगाल और असम में जो है मानसून के पूर्व के महीने, मानसून पूर्व महीना कौन सा? अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, तो इसमें क्या होता है? गरज चमक तूफान होती है। ये वर्षा जो है चाय हो गया, जूट, चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। असम में जो है, अगर आसाम में देखा जाए तो इस तूफान को जो है बारडोली छेहरा के नाम से भी जाना जाता है। असम में किस नाम जाना जाता है? बारडोली छेहरा, छेरहा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें पर्वतीय दर्रा दिया गया है, राज दिया गया है। ठीक है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में, बिल्कुल सही। सिपकिला, सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नहीं ये गलत है। तो गलत है, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि फ्रेंड जोजिला जो दर्रा होता है लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में है। ठीक, चलिए अगला क्या है? और शिमला उत्तराखंड, ये सही है, शिमला उत्तराखंड में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? बॉम्बिक्स मुराई। ठीक है, बॉम्बिक्स मुराई है, एपिस मेलिफेरा भी है, लैसिफर लाइका भी है, हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा, ये जो है नहीं है। ठीक है, ये लाभकारी कीट नहीं है क्योंकि फ्रेंड यही इसी को क्या बोलते हैं? अमेरिकन बालवर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेरिकन बालवर्म बोलते हैं, जो चने की फली में जो है छेदक कीट छेद करता है। ठीक है, इसलिए छेदक कीट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। ठीक, 16वां वित्त आयोग कब गठन हुआ था? ये बिल्कुल गलत है। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को नहीं हुआ था, 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 2023 को। ठीक, तो ये गलत हो गया। श्री अरविंद पनघड़िया इसके अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी केवल ऑप्शन सेकंड जो है सही है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अधिक अन्न उपजाओ अभियान। अधिक अन्न उपजाओ अभियान ये किसने बताया था? बताइए। अधिक अन्न उपजाओ अभियान जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले थे। ठीक, इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी जो है यही सुलोमित अच्छे से है। इटावा पायलट परियोजना कौन सा? अल्बर्ट मेयर, ये सही है। सहकारिता आंदोलन
सहकारिता आंदोलन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? महात्मा गांधी किए थे? नहीं किए थे, महात्मा गांधी नहीं किए थे। सेवाग्राम परियोजना, सेवाग्राम परियोजना जो है ये किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, ये महात्मा गांधी किए थे। और कब किए थे? 1936 में। ठीक। और फ्रेंड आप जान लीजिए, जो इटावा पायलट तो समझ ही गए हैं। ठीक है, अधिक अन्न उपजाऊ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सेवाग्राम परियोजना जो है महात्मा गांधी किए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम यानी DIPA वर्ष कब पारित हुआ? 1914 में। आपको याद रखना, विनाशकारी कीट एवं पीड़क अधिनियम, द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेट्स एक्ट, DIPA याद रखिए फ्रेंड। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट कब पास हुआ था? 1914 में। 3 फरवरी 1914, पूरा अगर याद रखना, 3 फरवरी 1914। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? मैलिक हाइड्रोजाइड, इथ्रेल, साइक्रोसेल, इंडोल। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इथ्रेल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसी को जो है इथीफोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथीफोन, इथीफोन भी कहते हैं, क्योंकि इसी स्टेलिन गैस रिलीज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक। और कब किया था ये भी याद रख लीजिए, 31 अक्टूबर 1920 को। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं है जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे? ठीक है, तो कौन सा राज्य? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है वो व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए थे, तो इसमें जो है कर्नाटक नहीं था। बाकी नागपुर कौन कौन से थे उसमें याद रख लीजिए, जैसे सतारा हुआ। ठीक है, सतारा था, संबलपुर था, झांसी था, नागपुर था। ठीक, ये सब जो है जगह मतलब कि शहर लॉर्ड डलहौजी द्वारा और व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। ठीक है, आपको याद रखना, सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर। ठीक, सिर्फ इसमें से जो ऑप्शंस में जो है कर्नाटका ऐसा था जो नहीं मिलाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था? आपको याद रखना है, लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? फ्रेंड ये याद रख लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जो है 1885 में हुआ था। ठीक है, और डफरिन कब बनाए गए थे? तो डफरिन का कार्यकाल क्या था? 1884 से लेके 1888 तक। ठीक, 1884 से 1888 तक। तो इस कार्यकाल में वो थे लॉर्ड डफरिन, और इसी कार्यकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भी हो गया था 1885 में। तो यही थे लॉर्ड डफरिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो फ्रेंड आपको याद रखना है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज आपको याद रखना है एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट। जबकि BHU का जो स्थापना किए थे वो मदन मोहन मालवीय किए थे, लेकिन वो 1916 में हुआ था BHU की। याद रखिए फ्रेंड, बहुत कन्फ्यूजन होता है। BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया था, लेकिन आप देखेंगे बनारस जब जाएंगे तो वहाँ पे सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी है। ठीक है, तो वो जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? भारतीय राष्ट्र मतलब INC का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर है बम्बई।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? कौन सा, जल्दी बताइए। सेरेबेलम, सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेरेबेलम, यानी ऑप्शन ए जो है यही जो है लघु मस्तिष्क, यानी जो है लिटिल ब्रेन का नाम दिया जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि इससे जो है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। चलिए, रक्त एक प्रकार का क्या है? पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका, संयोजी ऊतक। एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण कहा गया। ठीक है, अभिकथन ए क्या है? उभयचर ऑक्सीकृत एवं अनॉक्सीकृत रक्त को मिलने को सह सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, ये जो है जो उभयचर, जैसे मेढक हुआ, ये जो है क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग को जो है टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। उभयचर दो कक्षी हृदय वाले प्राणी हैं। बिल्कुल गलत। उभयचर जो है मेनली जैसे एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, 3 चैम्बर्ड होते हैं। उसमें क्या होता है? 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल रहता है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड होता है। यहाँ तक कि फिश अगर देखा जाए तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो आपको याद रखना है। तो यानी ऑप्शन ए जो है वो सिर्फ सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिकथन ये सत्य है लेकिन कारण गलत है उसका। नॉक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण से होता है? नॉक नी सिंड्रोम आपको याद रखना है। नाक नी सिंड्रोम जो है प्रदूषण कौन सा होता है? फ्लोराइड। फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड्स अगर जो है पानी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से नाकनी सिंड्रोम होता है। कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? घुलनशील फ्रेंड होता है विटामिन बी एंड सी, ये जल में घुलनशील है। जबकि अगर फैट सॉल्युबल पूछा जाए तो आपको याद रखना है ADEK, फैट सॉल्युबल, और बचा कौन सा? बी एंड सी, ये जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। धान, धान में कौन होता है? ब्राउन लीफ स्पॉट, बिल्कुल सही। गेहूं, गेहूं में कौन सा होता है? गेहूं में काली गिरोई होता है। ठीक, गन्ना, गन्ना में लाल सड़न, अरहर में उकरा रोगा, यानी ऑप्शन जो है डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? फल का नाम पूछा है भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? आम, केला, अमरूद, पपीता, बताइए। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है? तो आपको याद रखना है केला। केला भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है? फ्रेंड, नकदी फसल क्या होता है? जैसे हो गया चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, ये सब क्या हो गए? नकदी फसल। ठीक है, और अगर आपको याद रखना है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ये भी नकदी फसल हो गया। ठीक, इसमें से क्या क्या हो जाएगा? आलू, ठीक, इसके बाद जो है गन्ना, कपास। तो फ्रेंड इसमें जो है मेनली होना चाहिए फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और रेपसीड भी है, यानी ऑप्शंस डी जो है फ्रेंड इसका सही हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी गन्ना, कपास और सरसों। ये आलू भी नहीं होगा। ठीक, नकदी फसल में कौन? गन्ना, कपास, सफ़ेद सरसों। ठीक है, इसके अलावा चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये भी हो जाता है। ठीक, तिलहन में जो हो गए जूट, तम्बाकू, ये सब जो है आपके नकदी फसल थे, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ठीक है,
तो आपको याद रखना है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 जनवरी 2004 21 जनवरी 2004 को शुरुआत की गई किसान कॉल सेंटर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं, उसमें वृद्धि कम हो जाती है, किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? जैसे काइकोटिल केरल बिल्कुल सही, हिमाचली कुल्लू घाटी सही है, कोली महाराष्ट्र ये भी सही है, यक्षगान राजस्थान ये गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जो यक्षगान होता है फ्रेंड आपको याद रखना कर्नाटका का है। कहाँ का है? कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर बौद्ध ग्रंथ है, इधर उसका विषय वस्तु है। अब इसमें देखो पिटक का नाम दिया गया है, एक था बिनक विनय विनय पिटक। विनय पिटक किससे है? इसमें क्या लिखा गया? बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए जो नियम है। ठीक है, विनय पिटक में क्या होता है? बौद्ध भिक्षुकों और भिक्षुणियों के लिए जो मठवासी नियम है वो विनय पिटक में लिखा गया है। ठीक, सुत्त पिटक इसमें बुद्ध के जो उपदेश हैं और धर्मोपदेश हैं उसका संग्रह है। तो यानी बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में है। अधिधम्म पिटक में क्या होता है? इसमें जो है बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। तो यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? अधिधम्म पिटक में दार्शनिक मामले, और महावंश पिटक में क्या है? श्रीलंका के ऐतिहासिक वृत्तांतों और बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास संबंधित है। तो महावंश कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो आपको याद रखना है रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो आपको याद रखना है मूंग। जो मूंग होता है वो खरीफ की फसल होती है। ठीक है, और जबकि चना हो गया, मसूर हो गया, ये रबी की फसल है। ठीक है, बाकी सब रबी की हैं, सिर्फ मूंग ऐसा होता है जो खरीफ की फसल है, जो गर्मी या वर्षा ऋतु में बोई जाती है। चलो, और जायद कब बोया जाता है? जायद जो है समर की फसल होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? निवेश मित्र योजना, ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये किया गया है। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड आप चाहते हैं किसी तरह का हम वीडियो और बनाते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है फ्रेंड, ओके, जय हिंद।